अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। एक आला फौजी अफसर का वीडियो बयान, वीडियो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तेज़ी से शेयर किया जा रहा है। ये वीडियो बयान असल में 2 रोज़ पहले आया था और ये जो वीडियो बयान है ये जीओसी 9 डिवीज़न के मेजर जनरल यानी 2 स्टार जनरल हैं मेजर जनरल ज़ुल्फ़िकार अली भट्टी साहब। उन्होंने जिरगे के साथ गुफ्तगू की है जिसमें जिरगे में अमायदीन मौजूद होते हैं, वहाँ के मकामी लोग ज़ाहिर है बाअसर लोग मौजूद होते हैं, उलमा भी मौजूद होते हैं, उनके साथ गुफ्तगू हुई है। और उनके साथ गुफ्तगू में लग रहा है कि जो जीओसी हैं उन्होंने ही ट्राइड टू स्पीक हिज हार्ट आउट। उन्होंने अपना गम भी गलत करने की कोशिश की है, कैथारसिस भी करने की कोशिश की है कि फ़ौज पर आज तनकीद करके जो है वो पॉपुलैरिटी हासिल करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने टू बी प्रिसाइज़ ये कहा कि फ़ौज के खिलाफ बात करना बहुत ज़्यादा बिकता है। बेस्ट सेलिंग कंटेंट ये है कि आप फ़ौज के अगेंस्ट बात करना शुरू करें। वो कहते हैं जी कि फ़ौज को हर मामले में घसीटा जाता है। किसी की साइकिल का टायर भी पंक्चर हो जाए तो फ़ौज को बीच में ले आया जाता है। हर मामले के ऊपर फ़ौज को ऐसे ही ला के बदनाम करने की, गंदा करने की कोशिश की जाती है। हालाँकि फ़ौज का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ सिक्योरिटी देना है। वो कहते हैं जी हमें ये कहा जाता है कि हम मिनरल्स एंड माइन्स के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज़ के ऊपर काबिज़ हैं। हालाँकि हम लोग तो जहाँ से कोई पाइपलाइन बिछती है, गैस पाइपलाइन, तो अब उस गैस पाइपलाइन के ऊपर भी हमारे बच्चों का खून शामिल है कि हम उसकी भी सिक्योरिटी पे हुकूमत हमें कहती है इसको सिक्योरिटी फराहम करनी है तो हम वहाँ पर चले जाते हैं। इससे ज़्यादा कोई हमारा रोल नहीं है। अब ये जीओसी 9 डिवीज़न है, मेजर जनरल ज़ुल्फ़िकार अली भट्टी साहब, जो जिरगे से गुफ्तगू कर रहे हैं और फ़ौज का जो मौक़िफ़ है उसमें क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब इस पे तनकीद ये हो रही है, जो क्रिटिसिज़्म हो रहा है वो ये है कि आज आपको इस बात का इदराक हो रहा है कि फ़ौज के खिलाफ बात करना बेस्ट सेलिंग है। फ़ौज के खिलाफ बात करना बहुत ज़्यादा बिकता है, पॉलिटिकली भी बिकता है और ओवरऑल सोशल मीडिया के ऊपर भी अगर आप ऐसी बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा आई बॉल्स है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ और इस तरह की चीज़ें हैं। अब आज आपको ये रियलाइज़ हो रहा है तो आप ज़रा ये देखिए कि इसकी वजह क्या है बुनियादी तौर पे। और फिर जो क्रिटिक्स हैं उनकी तरफ से वजह ये बयान की जा रही है कि फ़ौज की जानिब से जो कुछ किया गया सियासत में गैर ज़रूरी मुदाखलत के साथ लोगों की पकड़-धकड़ की गई, लोगों को उठाया गया, उनकी फैमिलीज़ को हरासा किया गया, जजेस को इंटिमिडेट किया गया, जुडिशियल अफेयर्स के अंदर मेडलिंग की गई, इवन जर्नलिस्ट को उठाया गया और उनके सॉफ्टवेयर अपडेट किए गए। ये सारा मामला है जिसने मुतनफ़्फ़र कर दिया है फ़ौज से। पब्लिकली भी लोगों को बहुत ज़्यादा मुतनफ़्फ़र किया और ये सब चीज़ें। तो क्रिटिक्स जो है वो इसके ऊपर तनकीद ये कर रहे हैं कि फ़ौज को अपने गिरेबान में झाँकना चाहिए। अच्छा, आज से ठीक 2 रोज़ पहले मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ने मुल्तान में जब मीडिया टॉक की थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसके अंदर ये कहा था कि मैंने वो वक़्त भी देखा है कि जब फ़ौज के खिलाफ बात करने वाले की ज़ुबान खींच दी जाती थी। आई मीन कोई फ़ौज के खिलाफ बात करना पसंद नहीं बात करना जो है वो कोई सुनना पसंद नहीं करता था कि फ़ौज के खिलाफ आप बात क्यों कर रहे हैं। और फ़ौज एक ऐसा इदारा था जो यूनिटी ऑफ कमांड की वजह से, अपने मेरिट की वजह से लोगों में इतना दिल दिल में घर किए हुए था कि हर कोई पाक फ़ौज ज़िंदाबाद का नारा लगाता था। लेकिन वो कहते हैं आज हम ये वक़्त देख रहे हैं कि फ़ौज के खिलाफ बात करना जो है अपना अव्वलीन फ़रीज़ा समझा जाता है। अब अब देखना ये है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ऐसा हो क्यों गया है? ये हुआ क्यों है? और फ़ौज ने अपने आप को डिस्क्रेडिट क्यों किया है? देखिए इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल जो है, वो सेम पेज का भी है, हाइब्रिड रिजीम का भी है, मिसाली ताल्लुकात का भी है। मिसाली ताल्लुकात के नाम के ऊपर जो हमारे पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उन्होंने भी फ़ौज को अब्बू बनाया, फ़ौज को माई-बाप बनाया और ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ज़ाहिर है ये बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इवन भुट्टो साहब अयूब खान को डैडी कहते थे। जो ज़ियाउल हक साहब की गोद में या नर्सरी में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पले। इमरान खान साहब ज़हीरुल इस्लाम से लेके, शुजा पाशा से लेके, अशफाक परवेज़ कियानी के बाद रहील शरीफ साहब तक और रहील शरीफ साहब के बाद बाजवा तक और बाजवा के बाद फैज़ तक। तो ये फैज़ ही है। यही वो फैज़ है जो आज तक फ़ौज को बेफ़ैज़ किए जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसकी बहुत बड़ी वजह खुद रूट कॉज़ भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट खुद है, जिसने अपना गैर मामूली असर और रसूख बढ़ाया और अल्टीमेटली ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहा है और आम आदमी भी खड़ा होके इस तरह की बातें कर रहा है। आज भी अगर फ़ौज ये सोच ले कि इन अ ट्रू सेंस सबसे पहले जो खराबी की है, उसको रीसेट करें, यानी ये नहीं है कि आप सिर्फ
ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے جی اب آپ خود ہی سنبھال لیں. ایسا نہیں ہے. آپ اس جو خرابی کیا ہے اس کو ٹھیک کریں, پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو امپاور کریں, آنے دیں سیم پیج پہ, بیٹھنے دیں, بات کرنے دیں, اور ان پہ چھوڑ دیں. تو یقین کیجئے کہ معاملات آپ کے لیے کافی بہتر ہو جائیں گے. ایٹ لیسٹ آپ کے لیے جو پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگتا تھا, یا لوگوں کے دلوں کے اندر عقیدت, محبت اور پیار اور پریم کا جذبہ تھا, وہ پھر سے زندہ ہو جائے گا. یہ جو 5th جنریشن وارفیئر کے نام کے اوپر آپ نے کچھ لوگوں کو پالا پوسا بھی, بڑا بھی کیا, ان کو ہیرو بھی بنایا, ان کے نام کے جھنڈے بھی لگائے, اس کے بعد ان کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی, تو یہ سب کچھ جو ہے وہ چشم فلک بھی دیکھ رہی ہے. یہ سب کچھ پاکستانی بھی دیکھ رہے ہیں اور پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہاں تک تو یہ بات ہے. یہ ہے میجر جنرل ذوالفقار علی بھٹی صاحب کا اسٹیٹمنٹ اور اس کے اوپر ہونے والی تنقید اور یہ سارا معاملہ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فوج قربانیاں دے رہی ہے. سرحدوں کے اوپر ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. ماؤں کے لال جا رہے ہیں, بہنوں کے بھائی جا رہے ہیں, بیٹیوں کے باپ جا رہے ہیں, قربانی دے رہے ہیں, اور اس وطن عزیز کی حرمت کے اوپر کٹ مرنے کو تیار ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. صرف یہ اوپر کے کچھ ایسی چیزیں ہیں اسٹریٹجکلی جس کا ایک عام جوان کو تو اندازہ نہیں ہے, پتہ نہیں ہے. خیر, تو یہ میرا خیال اس کے اوپر ہم نے کافی بات کر لی ہے. ایز فار ایز پالیٹکس از کنسرنڈ, تو اس وقت معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیف منسٹر کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب جو جلسے میں تقریر کے لیے, خطاب کے لیے نہیں پہنچ پائے تھے, ان کے اس خطاب کو شہباز شریف صاحب کے اپنے بھائی کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہ نہ پہنچنے سے تعبیر کیا جا رہا ہے. کہ جس وقت نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا تھا, تو اس وقت شہباز شریف صاحب ایک ریلی لے کے نکلے تھے اور وہ ایئرپورٹ پہ نہیں پہنچ سکے تھے, اس کو سلو ڈاؤن کر دیا گیا تھا. بالکل اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا یہ قافلہ بھی مصلحت کا شکار ہوا, اور جیسے شہباز شریف ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ سکے, علی امین گنڈاپور صاحب جلسہ گاہ تک نہیں پہنچ سکے, اور پھر جا کے یہ کہا کہ میری عارضی قبول کر لے, میں آیا تھا. تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں سیٹنگ قرار دیا جا رہا ہے کہ ایک تو جو شرط رکھی گئی تھی کہ معافی مانگیں گے اپنے بیانات کے اوپر, اور دوسرا پھر ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیم پیج والا معاملہ, اس کے ساتھ بھی تعبیر کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک ٹویٹ کی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خاصے اب گڈ بیبی یا گڈ بوائے کا کردار ادا کر رہی ہے, کہ جیسی انتظامیہ نے کہا بھی نیچے سسٹم اٹھائیں, لائٹیں وائٹیں بند کریں, آپ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے باندھ کے گھروں کو واپس لوٹ گئے. تو اس وقت اس سے سمبولکلی یہ بات تو طے ہوتی ہے کہ جو پیچھے لیڈرشپ موجود ہے اس میں اتنا دمخم نہیں ہے, پانی نہیں ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ ناچنے کے لیے تیار ہیں. وہ جو کہیں گے وہ کہیں گے بچہ جمورہ گھوم جائے, یہ کہیں گے گھوم گیا استاد. تو اصل مقصد یہ ہے, انکلوڈنگ علی امین گنڈاپور اینڈ ایوری بڈی ایلس, کہ عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کیا جائے, مائنس کیا جائے, اور اس کے بعد باقی ماندہ قیادت کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف سے اپنی ڈیل بنا کے چلا جائے. اور اب تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا بہت سے لوگوں نے کہ یہ جو لاہور کا جلسہ ہے اس کے بعد عمران خان کے ملٹری کورٹ ٹرائل کی راہ ہموار ہو گئی ہے, کیونکہ پانی کی گہرائی ناپنے والوں نے پانی کی گہرائی ناپ لی ہے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.